दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू लर्न विद कुणाल। आज हम डिस्कस करेंगे पशुचारण के बारे में। पशुचारण हमारा प्राथमिक क्रिया का दूसरा भाग है। इससे पहले हमने आखेट एवं भोजन संग्रह के बारे में पढ़ लिया है कि किस प्रकार आदिमकालीन जो मानव था वो आखेट पशु का संग्रह करता और भोजन का संग्रह किस प्रकार करता था। अब पशुचारण का उद्योग किस प्रकार हुआ, तो जब आदिमकालीन जो लोग थे, जो मानव था, जो आखेट और भोजन संग्रह कर रहा था, उसे जब ये महसूस हुआ कि सिर्फ आखेट या भोजन संग्रह से भरण पोषण नहीं किया जा सकता, यानी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब उसने पशुपालन के विषय के बारे में सोचा। यानी जब मानव को यह महसूस हुआ कि केवल आखेट संग्रह से भरण पोषण नहीं हो सकता, तब उसने किसके बारे में सोचा? पशुचारण या फिर पशुपालन के बारे में सोचा। और ये सभी जो मनुष्य थे जिन्होंने इसके बारे में सोचा, उन्होंने अपने आसपास की जो जलवायु थी उसके अनुसार पशु की खोज की और उनको उन क्षेत्र में उनका चयन करके उनको पालतू पशु के रूप में बनाया। तो उन्होंने यहाँ पे लिखते हैं हम विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उस क्षेत्र के पशुओं को एकत्र कर पालतू पशु बना दिया। यानी जो ये पशु घूम रहे थे इधर उधर, गाय बैल भेड़ बकरियां, ये उन सबको एकत्रित करके क्या बना दिया? पालतू पशु बना दिया। यानी पशुचारण का उद्योग किस प्रकार हुआ? जब मानव यह महसूस करता है कि आखेट संग्रह से केवल भरण पोषण नहीं हो सकता, तब वह पशुपालन के बारे में विचार करता है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करता है। इसके बाद वह विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोग, यानी अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह रहने वाले लोग, उसके आसपास के क्षेत्र समीप के पर्यावरण में जो जो पशु थे उसको एकत्र कर उनको पालतू बना दिया। अभी वर्तमान में हम देखें तो भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के आधार पर पशुचारण व्यवसाय निर्वहन और व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। जो पशुचारण है, अब हम वर्तमान में देखें तो वाणिज्य के रूप में व्यापारिक क्षेत्र के स्तर पर भी किया जाता है। भौगोलिक कारकों व तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन और व्यापारिक स्तर पर भी किया जाता था। यानी भौगोलिक कारकों व तकनीकी विकास के आधार पर पशुपालन व्यावसायिक व व्यवसाय निर्वहन व्यवसाय निर्वहन के स्तर पर भी किया जाता था।
स्तर पर किया जाता, वर्तमान में किया जाता है। उस समय तो भरण पोषण के लिए किया जाता था, अभी वर्तमान में किस लिए किया जाता है? व्यवसायिक और व्यवसाय निर्वहन के कारण, परिवार के भरण पोषण के कारण भी वर्तमान में भी कई गांवों में किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं पशुचारण के भागों के बारे में। यहाँ पे लिखते हैं पशुचारण के भाग। भाग पहला है चलवासी पशुपालन, और पशुचारण भी लिख सकते हैं आप, ज्यादातर चारण लिखें। और इसके बाद दूसरा है वाणिज्य पशुधन पालन। ये दो भाग किसके हैं? पशुचारण के ये दो भाग हैं, इनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। यहां तक आप नोट कर ले। फर्स्ट है हमारा चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण हमारा पशुचारण का पहला भाग है। चलवासी पशुचारण जो था वो जीवन निर्वाह, प्राचीन समय में जीवन निर्वाह का व्यवसाय रहा करता था, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, आवास और कई सारी चीजें जैसे कि यातायात के लिए भी पशुओं पर ही निर्भर रहता था। यानी आने जाने के लिए बैलगाड़ी की सुविधा थी, घोड़ा गाड़ी थी, घोड़ों के माध्यम से भी लोग इधर से उधर जाते थे। इस प्रकार ये सभी कामों में पशु का उपयोग किया करते थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चलवासी पशुचारण प्राचीन जीवन निर्वाह का व्यवसाय था। प्राचीन जीवन निर्वाह का व्यवसाय था। और इसके पश्चात हम देखते हैं किसके लिए काम में आता था? अपने भोजन, शरण और औजार और जो यातायात के लिए लोग जो पशुओं का उपयोग करते थे, उस प्रकार में ये सभी इन पर ही निर्भर रहते थे। इसके पश्चात वे पालतू पशुओं के साथ पानी और चारागाह की उपलब्धता के साथ और उस क्षेत्र की गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते थे। हम यहाँ पे लिखेंगे पालतू पशु जो पालते थे, पालतू पशुओं के आधार पर पालतू पशुओं के साथ पानी व चारागाह की उपलब्धता के अनुसार ये क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित, ये किसके अनुसार स्थानांतरित होते थे? पानी की उपलब्धता के अनुसार, चारागाह की उपलब्धता के अनुसार। एक अब हम देखें तो हमारे थार के मरुस्थल में जो जैसलमेर, जोधपुर इनका इलाका है, वहां पर चारागाह की उपलब्धता कम है, तो वहां से लोग गंगा के मैदानी प्रदेशों और इधर साइड जो अरावली पर्वत है उसके इधर साइड के जो प्रदेश है हरे भरे, उनमें आकर जो उनके पालतू पशु है उनके चारागाह की व्यवस्था करते थे। या आप लिख दें कि पालतू पशुओं के साथ पानी व चारागाह की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते थे। और उनके अब जैसे कि सभी चारागाह एक साथ एक जगह पर नहीं जाते थे, सभी चारागाहों के इनको हम लिखेंगे पशुचारकों के, सभी
पशुचारण के भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न क्या होते थे, चारागाह क्षेत्र होते थे। यानी ये अपने क्षेत्र एक दूसरे में बांट लेते थे, फिर अलग अलग क्षेत्र में जाते थे। ये चलवासित पशुचारण के कुछ नोट्स हैं, आप बना लें। इसके पश्चात हम देखते हैं कि ये जो पशु थे वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर पाए जाते थे। जैसे कि हम देखें तो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में गाय और बैल प्राप्त होते थे। इसके पश्चात हम देखें सहारा एवं जो एशिया के मरुस्थल थे उसमें क्या प्राप्त होता था, भेड़ बकरी। एशिया के मरुस्थल में क्या आ गया, थार का मरुस्थल, जिसमें क्या प्राप्त होता था, भेड़ बकरी और ऊंट था। हम लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में क्या प्राप्त होता था, गाय व बैल। इसके पश्चात एशिया व सहारा मरुस्थल में क्या प्राप्त होता था, भेड़ बकरी और थर्ड है ऊंट, ये सभी प्राप्त होते थे। इसके पश्चात हम देखें तो तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय भागों में याक और लामा जैसे पशुओं को पाला जाता था। तो हम लिखते हैं तिब्बत व एंडीज, जो क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्रों में हम देखते हैं ज्यादातर याक और लामा, याक हमने ज्यादातर सुना है, लामा पाले जाते थे। ये दोनों एक पालतू पशु है। इसके पश्चात हम देखें तो आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुव में रेडियर पाला जाता था। ये लिख दो आप, आर्कटिक व उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या पाला जाता था, रेंडियर। ये चार उदाहरण है कि हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पालतू पशु पाए जाते हैं। किसके अनुसार, उनके वातावरण के अनुसार। अब जैसे कि हम देखें तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है तो इनके बाल अत्यधिक, शरीर पर बाल अधिक होते हैं। अब ये भेड़ बकरी होती है, ये ऊंट है जो 15 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, यानी इसके वातावरण के अनुसार ये मरुस्थल में रहता है। ऊंट पर्वतीय क्षेत्र पर नहीं रहता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो पशु है वो पालतू पशु वो जलवायु दशाओं के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इसके पश्चात हम देखें तो चलवासित पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, वर्तमान में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके कितने क्षेत्र है, 3। तीनों के हम नाम लिखेंगे और ये कौन कौन से, इनके बारे में चर्चा करेंगे। 3 प्रमुख क्षेत्र। 3 प्रमुख क्षेत्रों में सबसे पहला है, क्या लिखेंगे हम, पहला क्षेत्र है आपका उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन। हम लिखेंगे यहाँ पे उत्तरी अफ्रीका व अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया व मध्य चीन, इसका पहला क्षेत्र है, मध्य चीन, या आप लिखते हैं। इसके बाद सेकंड है इसका सेकंड कौन सा है, एशिया एवं यूरोप के टुंड्रा प्रदेश। यहाँ पे लिखेंगे एशिया व यूरोप के कौन सा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश। और इसके बाद थर्ड जो है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर के द्वीप। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका व मेडागास्कर के द्वीप जो है वो इसका थर्ड क्षेत्र हो गया। ये तीनों क्षेत्र है पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र वर्तमान में स्थित है। ये तीनों है उत्तरी अफ्रीका व अरब प्रायद्वीप से होता हुआ मंगोलिया व मध्य चीन, एशिया और यूरोप के टुंड्रा प्रदेश। इसके पश्चात
दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका व मेडागास्कर के द्वीप समूह, ये सभी इसमें आ गए। अब हम देखें तो ये जो पशुचारक थे ये समतल भागों पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी लंबी दूरियां तय करते। अब जो हमारे भारत में हम देखें, भारत के हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन कौन सी जातियां रहती है? गुज्जर, बकरवाल, जो गद्दी है, भूटिया लोगों के समूह रहते, जो क्या करते हैं, जहाँ पे हम लिख देते हैं आगे, एक अच्छा पॉइंट है, आप बुक में नोटबुक में नोट कर लें कि भारत के हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले समूह। अब ये समूह कौन कौन से हैं? तो बकरवाल, इसके पश्चात गद्दी, भूटिया और गुज्जर। वह भूटिया समूह के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये सभी क्या है? ये पशुपालन करते हैं और ये जब ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये मैदानी प्रदेशों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं, और जब शीत ऋतु आती है तो ये पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब ग्रीष्म ऋतु से किधर जाते हैं? ग्रीष्म ऋतु में एक मैदानी क्षेत्रों में होते हैं, तो यहां से कहा चले जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में मैदानी क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है, तो वहां से ये पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, वहां पे चारागाहों की उपलब्धता ठीक ठाक हो जाती है। फिर जब वापस सर्दी आती है, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में 4 महीने गुजारे, अब वापस सर्दी आ गई, तो ये शीत ऋतु में वापस पर्वतीय क्षेत्रों में तो सर्दी अधिक रहती है, इसके कारण ये वापस मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर भी चारागाहों की इनको उपलब्धता मिल जाती है। यानी दोनों तरफ गर्मी में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और सर्दी में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में चले जाते हैं। और इसी प्रकार टुंड्रा और उत्तर के दक्षिण की ओर जलवासी पशुओं के साथ ही प्रवास होता है। यानी टुंड्रा और जो उसके उत्तर दक्षिण के और जलवासी पशुचारक जो होते हैं वो पशुओं के साथ ही उनके साथ प्रवास कर जाते हैं, उनके साथ साथ ही रहते हैं। तो आप लिख दें कि जलवासी पशुचारक पशुओं के साथ ही प्रवास करते हैं। और इसके पश्चात हम देखें तो वर्तमान में ये सभी तो प्राचीन समय के लोग करते थे, और अभी वर्तमान में भी ये प्रक्रिया चल रही है, परंतु ये इनकी संख्या जो है, इन लोगों, ये समूह जो इनकी संख्या घट रही है धीरे धीरे। इनके कारण क्या है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये घट किस कारण रहे। हम जब बचपन में हम देखते थे तो हमारे यहाँ पर भी कई भेड़ बकरियां लेकर ये रेगिस्तानी क्षेत्र से, थार के मरुस्थल से लोग आते थे और यहाँ पर बकरियों को चारागाह के रूप में उपलब्धता प्रदान करवाते थे। तो इनकी अब कमी कैसे आ रही है? तो यहाँ पे लिखेंगे पशुचारकों की संख्या में कमी के कारण, पशुचारकों की संख्या में कमी के कारण। कितने कारण है इसके? 2 कारण आपके पुस्तक में दिए गए। पहला कारण क्या है? पहला कारण है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। यानी जब हम देखें तो अब राजस्थान और गुजरात की सीमा अलग अलग होगी, राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा अलग अलग, तो इधर से उधर जाने में उनको कठिनाइयां आती है। और ये जो होते हैं ये किस कारण होते हैं? राजनीतिक सीमाओं के अधिरोपण के कारण ये इनमें कमी आने लगी। इसके पश्चात जो सेकंड है तो इसका है कई देशों में बस्तियों की योजना बनाना। अब जैसे कि हम देखें तो कई दूसरे देशों में
बस्तियों की योजना बनने लगी तो वहां पर डिमांड कम हो जाएगी, उसके कारण पशुपालन के जो साधन है उसमें कमी आने लगेगी। उसके कारण यहाँ के जो पशु चारक है उनकी संख्या में कमी आ रही है। ये दो मुख्य कारण है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर ले। और इसके बाद हम बात करते हैं, ये चलवा से पशुचारण समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में। वाणिज्य पशुधन पालन, इसके पश्चात हम बात करते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। यह हमारा पशुचारण का दूसरा भाग है, वाणिज्य पशुधन पालन। ये जो प्रक्रिया है वाणिज्य पशुधन पालन, ये चलवा से पशुधन पालन के अपेक्षा बहुत ही व्यवस्थित और पूंजी लागत पशुचारण तकनीकी है। इसमें पूंजी की लागत अधिक होती है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, ये चलवासी पशुचारण से व्यवस्थित वह क्या है, पूंजी प्रधान है। इसमें पूंजी के जो धन है वो अधिक लगता है उनको, जो पशु है उनको सुविधा उपलब्ध कराने में धन की अधिकता लगती है, इसके कारण इसे पूंजी प्रदान भी कहा गया। और जो चलवासी पशुचारण है उसमें पूंजी की अधिकता नहीं होती, वो अपने अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। और वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित और फॉर्म भी अस्थायी होते हैं। यानी जो वाणिज्य पशुपालन के जो फार्म बनते हैं, वाणिज्य पशुपालन में क्या होता है, फार्म का निर्माण करते हैं और फार्म अस्थायी कर देते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान। अब जो हमने चलवासी पशुचारण देखा था तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय के साथ परिवर्तन करते रहते हैं, परंतु यह फॉर्म अस्थायी होते हैं। यहाँ पर एक निश्चित फैला हुआ क्षेत्र होता है। क्या होता है, निश्चित फैला चारागाह क्षेत्र होता है। और इसमें जो है इस क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। और इसके बाद इसको बांट कर पशुओं को उनकी चराई के लिए भेज दिया जाता है। अब एक किसी छोटे टुकड़े में पशुओं को चराई के लिए भेजा, अब उन पशुओं ने उस पूरी घास को खा लिया आज के दिन में, तो फिर कल वो दूसरे क्षेत्र में उसको भेजेंगे, यानी दूसरा जो भाग होगा उसमें भेजेंगे। तो धीरे धीरे कर वापस से उसमें उग जाएगी और उधर धीरे धीरे वो खाते रहेंगे। इसी कारण इसको एक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान भी कहा गया है। इसके पश्चात हम देखें तो वाणिज्य पशुधन पालन में पशु की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार होती है। इसमें पशुओं की संख्या जो होती है चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार होती है। अब जो पशु रखते हैं वहां पे, जो वहां पर पशु रखते हैं तो उनको निश्चित संख्या में रखते हैं। यदि घास की कमी आ गई, यानी चारागाहों की कमी आ गई और पशु अधिक हो गए तो वहां से पशु आधे भूखे रह जाएंगे। इस प्रकार उसको व्यवस्थित करने के लिए निश्चित अनुपात में पशु रखे जाते हैं और निश्चित अनुपात में उस क्षेत्र को फैलाया जाता है, वहन क्षमता के अनुसार रखते हैं। ये आपके 3 पॉइंट हो गए वाणिज्य पशुधन पालन के। इसके पश्चात हम देखें तो यह एक विशिष्ट गतिविधि जिसमें एक ही प्रकार के पशु को पाला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो मरुस्थलीय प्रदेशों के लोग थे, जो चलवासी पशुचारण थे, पर्वतीय क्षेत्र के लोग थे, वो अलग अलग प्रकार के पशु एक अपने साथ रखते। जैसे कि हम देखें तो थार के मरुस्थल में भेड़, बकरी, ऊंट, गधे सभी पाल के रख देते थे। और जो ये वाणिज्य पशुधन पालन में होता है उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के जो पशु होते हैं वो पालते थे और उससे यह भिन्न होता था और ये बड़ी संख्या में पालते थे। उसमें सब अलग अलग आधी संख्या में रहते थे और ये एक ही प्रकार के बड़ी संख्या में पाल लेते थे। तो हम देखेंगे यहाँ पे इसमें
इसमें जो पशुओं की संख्या होती है वो एक ही इसमें एक प्रकार के पशु पाले जाते थे। इसमें एक ही प्रकार के पशु जो है वो पाले जाते थे। अब प्रमुख पशुओं में कौन कौन से थे, किस किस प्रकार के पशु पाले जाते थे, तो इसमें प्रमुख पशुओं में हम लिखते हैं, और प्रमुख पशु भी किसी न किसी उद्देश्य से पाले जाते थे, जैसे कि दूध गाय पाली जाती थी। इसके बाद क्या पाले जाते हैं, आपकी पुस्तक में दिया गया है वाणिज्य पशुधन पालन में गाय, बैल, घोड़े, भेड़, बकरी इत्यादि पालते थे। अब हम देखें गाय और बैल से क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। घोड़े यातायात के लिए उपयोग में भी आ सकते हैं और ये रेसिंग घोड़े के उपयोग में भी आते हैं। और भेड़ और बकरी से क्या प्राप्त होता है, उनकी प्राप्ति होती है। यानी इन सभी से कोई वस्तु की प्राप्ति होती है, उसी उद्देश्य से इनको बनाया जाता है। और हम देखें तो इससे खाले भी प्राप्त होती है और मांस भी प्राप्त होता है। तो इन सभी का निर्यात हम लिखते हैं, इनसे प्राप्त मांस, खालों व ऊन का निर्यात विश्व के बाजारों में किया जाता था। विश्व के बाजारों में वैज्ञानिक संसाधन या फिर डिब्बों में पैक कर विश्व के बाजार में वैज्ञानिक संसाधन और डिब्बों में बंद कर निर्यात किया जाता था। यानी इन सभी से जो प्राप्त जो चीजें होती थी, जैसे कि मांस हो गया, खाले हो गई, ऊन हो गया, ये सभी विश्व के जो मार्केट थे उनमें वैज्ञानिक संसाधन, यानी ये सभी जो वाणिज्य पशुधन पालन है ये वैज्ञानिक रूप से ही किया जाता था। तो इसमें जो था वो वैज्ञानिक संसाधन से डिब्बों में बंद कर बाहर के देशों में भेज दिया जाता था। अब हम देखें तो पशुधन जो पालन था इसमें वैज्ञानिक आधार पर ये व्यवस्थित था। इसमें मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया जाता था, पशुओं के, तो इसमें पशुओं के प्रजनन, इसके पश्चात किस पर ध्यान दिया जाता था, तो बीमारियों के नियंत्रण पर, बीमारियों के नियंत्रण भी इन पे ध्यान दिया जाता है, उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है। और चालवासी जो पशुचारण थे उनमें इन सभी पर कोई ध्यान नहीं, यानी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, जिनके कारण कुछ पशु, कुछ संख्या में पशु इन कारणों से भी मर जाते थे। और जो वाणिज्य पशुधन पालन उनमें इन सभी पर अच्छी तरीके से वैज्ञानिक आधार पर ध्यान दिया जाता था। अब हम देखते हैं कि इसके क्षेत्र कौन कौन से, किस विश्व के किन किन क्षेत्रों में वाणिज्य पशुधन पालन वर्तमान में किया जा रहा है, तो हम इसके बारे में देखते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र, वाणिज्य पशुधन पालन के विश्व में प्रमुख क्षेत्र लिखे आप, तो फर्स्ट है न्यूजीलैंड, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद थर्ड है अर्जेंटीना, फोर्थ है यूरुग्वे और फिफ्थ है यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सभी विश्व के प्रमुख क्षेत्र हैं वाणिज्यिक पशुधन पालन के। आपके पुस्तक में मैप दिया हुआ है, उससे भी आप समझ सकते हैं। मैप को आप अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि आपके फ्यूचर में भी मैप का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होगा और ये बहुत ही अच्छा पार्ट है आपके समझने के लिए, आप आसानी से इसमें समझ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आज पशुचारण हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे, कृषि में निर्वाह कृषि, इसके पश्चात रोपण कृषि, इन सभी के क्षेत्रों के बारे में, गहन निर्वाह कृषि, इन सभी के बारे में हम
चर्चा विस्तार से करेंगे। आज शाम को हिस्ट्री की क्लास भी आ जाएगी लगभग 6 बजे तक, तो वो भी आप अटेंड कर ले। हिस्ट्री की क्लास रेगुलर चल रही है और ज्योग्राफी की क्लास भी रेगुलर चल रही है। बस आज के लिए इतना ही। हमारी जो ज्योग्राफी की 12th क्लास ही आज कंप्लीट हो चुकी है और हमारी हिस्ट्री की कुछ 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज चौथी क्लास आएगी। तो रेगुलर ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाए और प्रगति करते जाए। If you like this video, please hit the like button and more interesting video, subscribe to our channel Learn with Kunal. Jai Hind.